राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत हैं उसके रेफरेंस में हमने बात की थी। और इस तरीके से हमने इसे दो भागों में डिवाइडेड किया था। एक तो जो है आपका पुरातात्विक जो स्रोत थे जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे, और एक है आपका साहित्यिक स्रोत जिसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। यानी कि हम पुरातात्विक स्रोत पर बात कर चुके थे, आज आपका एक तरीके से साहित्यिक स्रोत पर हम डिस्कस करेंगे। अब इस साहित्यिक स्रोत को भी आगे जाकर अलग अलग तरीके से डिवाइडेड किया गया है। यहाँ पे आके जो राजस्थान का इतिहास है, मोस्ट ऑफ भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत से कुछ अलग हो जाता है। वहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है कि आपके धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य होता है। धार्मिक साहित्य भी आगे जाकर आपके अलग अलग जो हिंदू साहित्य या ब्राह्मण साहित्य, एक जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इस तरीके से डिवाइडेड होता है और उसका अलग अलग विकसित है। यहाँ पर अगर हम राजस्थान के रेफरेंस में बात करें तो राजस्थान का जो साहित्य है वो कुछ अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। उसमें एक तो आता है राजस्थान का जो साहित्यिक स्रोत में संस्कृत साहित्य, दूसरा जो होता है आपके रासो साहित्य, एक जो होता है आपका ख्यात साहित्य, और एक है आपका वेली साहित्य, एक आपका रास साहित्य, और फिर आपका एक उर्दू या फारसी साहित्य जिस पर हम तो मोस्ट ऑफ राजस्थान का जो साहित्यिक स्रोत इतिहास का उसमें एक संस्कृत साहित्य होता है, रासो साहित्य होता है, और उसके बाद आपका रास साहित्य, ख्यात साहित्य, इस तरीके से वेली साहित्य और उर्दू फारसी साहित्य माना जाता है। अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो राजस्थान का प्रारंभिक जो स्रोत है वह राजस्थान की प्रारंभिक साहित्य की जो रचना है वह संस्कृत और प्राकृत भाषा में की गई थी, और प्राचीन काल में इन्हीं भाषाओं को विशेष मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन बाद में जब मध्य युग आता है जिसमें अपभ्रंश और उसकी जो मरु भाषा है वो या स्थानीय बोलियाँ हैं जैसे कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी में मेवाती, बागड़ी, ऐसी जो साहित्य है तो इनमें भी साहित्य लेखन शुरू होता है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है कि संस्कृत भाषा में ही लेखन कार्य हुआ। प्रारंभिक काल में अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा में साहित्य हुआ, और अनेक ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो न केवल इतिहास की बल्कि धार्मिक और सामाजिक जीवन के भी हमें एक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हमीर महाकाव्य हैं। संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं कि अनेक ग्रंथ आते हैं जिसमें पृथ्वीराज विजय जिसे जनरली जयानक भट्ट द्वारा लिखा गया था, अजमेर के चौहानों पर बेस्ड था। या फिर अगर गए हम हमीर महाकाव्य, राजवल्लभ, राजविनोद, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिसको हम जब डीपली बात करेंगे तो वहाँ पर इन पर चर्चा करेंगे, एक एक ग्रंथ पर हमें बात करनी है। उसी तरीके से अगर हम और आगे बात करें तो एक आता है आपका रासो साहित्य। मोस्ट ऑफ ये जो रासो साहित्य एक तरीके से जैन कवियों के द्वारा जो रास साहित्य जो आगे हम पढ़ेंगे तो उसी का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसे एक तरीके से रास साहित्य तो एक तरीके से जैन धर्म से पूरी तरीके जैन लिटरेचर माना जा सकता है, लेकिन यह रास साहित्य का समानांतर जो ऐसे विद्वान थे जिन्हें राज्याश्रय में उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की, इसलिए इसे राज्याश्रय साहित्य भी कहा जाता है। और इनके द्वारा तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन की जब
ये कहा जाता है कि मूल्यांकन की आधारभूत पृष्ठभूमि ही निर्मित नहीं हुई, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक विशेष यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें अलग अलग नाम साहित्य में दिए गए। लेकिन मोस्ट ऑफ ये जो साहित्य की सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो ये प्रेम प्लस श्रृंगार युक्त साहित्य हैं और इन रचनाओं के साथ इसमें वीरता का भी बखान किया गया है। इसमें जनरली वीरता का भी बखान किया गया है, इसलिए ऐसे काव्य को रासुकी या रासो साहित्य कहा गया। मोस्ट ऑफ ये जो साहित्य हैं, ये साहित्य एक तरीके से राजस्थान की देन है, यानी कि राजस्थान से ही इस साहित्य की शुरुआत होती है। ये राजस्थानी साहित्य प्रेम श्रृंगार युक्त और वीरता, जैसे कि पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो मोस्ट ऑफ जो था उसमें पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी का बखान किया गया है और उसके साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की जो वीरता है उसको भी इसमें बड़ी अच्छी तरीके से उल्लेखित किया गया। तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो पर भी अगर हम बात करें तो उसके अलावा छत्रपति रासो जो मोस्ट ऑफ बीकानेर के इतिहास के संदर्भ में हमें जानकारी देता है, जो कि बीकानेर की पूरी वंशावली के बारे में जानकारी देगा। उसी तरीके से बीसल रासो जो बीसल देव चौहान के बारे में जानकारी देगा। रतन रासो जो मोस्ट ऑफ कुंभकर्ण के बारे में जो बीकानेर के जो शासक थे, जोधपुर बीकानेर और जालोर के राठौड़ वंश से उनके जो राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और शैक्षणिक परिस्थितियों का भी ये वर्णन करता है। तो हम इसको डीपली हम बात करेंगे अलग अलग रासों पर। तो ये आपके रासो साहित्य होता है। एक होता है आपका ख्यात। मोस्ट ऑफ यह जो ख्यात होती है, यह ख्यात इसकी जो शुरुआत है वो 16वीं सदी में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका बन जाती है। 16वीं सदी में इसकी जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो यह ख्याति प्रतिपादित करने के लिए इसकी मतलब ये ख्यात सहित साहित्य माना जाता है। यह एक विस्तृत इतिहास होता है। इसमें विस्तृत ऐतिहासिक लेखन की हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर प्रतिभाशाली शासकों के द्वारा भी मोस्ट ऑफ वैसे यह अलग अलग प्रकार के जो चारण राजवंश के विद्वान हुए उनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन जनरली जोधपुर के राजा अजीत सिंह खुद स्वयं ने भी उन्होंने भी इस प्रकार की ख्यात का वर्णन किया है। हम इसकी अलग अलग 4 श्रेणियाँ होती हैं इन ख्यातों की। इतिहास पर ख्यात होती है, वार्ता पर ख्यात होती है, या फिर व्यक्ति पर ख्यात होती है, स्फुट ख्यात होती है। इस पर डीपली बात करेंगे। वैसे सबसे महत्वपूर्ण ख्यात के रूप में मोणोत नयनसिरी ख्यात, ये ख्यातों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आगे हम बात करें, अगला जो साहित्य है वह आपका वेली साहित्य माना जाता है। जो वेली साहित्य हैं यह राजा महाराजाओं या सामंतों के वीर रसपूर्ण एक तरीके से जो कार्य हैं उनका वर्णन करता है। तो वेली साहित्य जनरली ये भी एक जैन साहित्य का ही एक भाग है। इस साहित्य को ऐतिहासिक और व्यक्तिपरक के साथ साथ उपदेशात्मक तरीके से लिखा जाता है। मतलब ये जो वेली साहित्य है राजा महाराजाओं के साथ, उनके साथ साथ जो सामंत होते थे उन सामंतों के जो वीरतापरक जो कार्य हैं उन वीरतापरक कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है। तो यह आपका एक तरीके से वेली साहित्य हो गया। आगे हम वेली साहित्य में
आपको बात करेंगे बेली कृष्ण रिकुमणेरी, जो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई, अचलदास खींची रिवचनिका जो शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई। इन ऐसी वेली, ये वेली साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम राज साहित्य पर बात करें तो ये जो राज साहित्य हैं, यह राज साहित्य अपने आप में यह भी एक जैन साहित्य का हिस्सा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जब एक ऐसा इतिहास का एक ऐसा हिस्सा या रास के अंतर्गत कि जिसमें नृत्य, गायन व अभिनय, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को जिस इतिहास की जिस तीनों कलाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है, उसे आप एक तरीके से रास साहित्य कह सकते हो। तो इसी रास साहित्य से आगे जाकर आपका रासो साहित्य जो डेवलप होगा, जो राजस्थान का था। अब अभी अगर हम बात करें तो इस रास साहित्य का जो हमें पहला जो प्रमाण मिलता है वह एक जैन कवि हुए थे जिनका नाम था रिपुदरण रास। मतलब लगभग इनकी टाइमिंग 905 ईस्वी में मानी जाती है। जालोर का जो भीनमाल क्षेत्र है वहाँ पर इनके द्वारा सबसे प्राचीन रास साहित्य लिखा गया था। यानी कि प्रथम जो रास साहित्य हैं वह इन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। तो इस तरीके से यह रास साहित्य का एक रूप माना जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कक्कड़ सूरी का साहित्य मिलेगा। नयनचंद सूरी द्वारा जो साहित्य है वह भी एक रास साहित्य का हिस्सा है। सोमपुरी का साहित्य, समय सुंदरी का साहित्य, हेमरत्न का साहित्य, ये सब आपके रास साहित्य के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके अलावा एक हमारे उर्दू फारसी, उर्दू फारसी साहित्य, ये जनरली मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी देने वाला बड़ा अच्छा स्रोत माना जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में जब मुग़ल एम्पायर या उससे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर उर्दू और फारसी जो लैंग्वेज है वह बिल्डअप होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो साहित्य हैं इन्हीं लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि इन्हें राजकीय संरक्षण, इन भाषाओं को राजकीय संरक्षण मिल गया था। यहाँ पर उर्दू फारसी साहित्य में आपको अनेक आत्मकथाएँ यहाँ पर दिखेगी। आत्मकथाओं में अगर हमें हैं तो तुजु के बाबरी, तुजु के जहाँगिरी, रुकयात आलमगिरी, ये आत्मकथा जो मुस्लिम शासक हुए उनकी थी। उसके अलावा अनेक जो जीवनियाँ हैं उन जीवनियाँ भी यहाँ पर लिखी गई, जैसे कि गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया, या तज़किरात उल वाक़ियात जो लेखक जो था जोहर आफ्ताब चवी, या तारीख़ रशीदी। उसके अलावा एक यहाँ पर सरकारी इतिहास भी यहाँ पर बड़ा प्रफुल्लित होता है। यहाँ हम देखते हैं कि अकबरनामा, या जिसे आइन अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया, पातशाहनामा जो गजनवी और अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया, आलमगीर नामा जिसे मोहम्मद काजिम ने लिखा। तो अनेक सरकारी इतिहास भी यहाँ पर लिखे जाते हैं। निजी व्यक्तियों के जो ग्रंथ हैं, है ना, निजी जो ग्रंथ हैं उन निजी ग्रंथों की भी यहाँ पर रचना की जाती है, जिसमें तारीख़ शेरशाही, फुतवात आलमगिरी जिसे ईश्वरदास नागर द्वारा लिखा गया था। यह सब जो ग्रंथ हैं ये हमें एक विशेष इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। राजस्थान के रेफरेंस में भी अगर हम बात करें तो राजस्थान में तारीख़ राजस्थान, जिसे हम राजस्थान का संलग्न इतिहास के रूप में माने, तो इसी भाषाओं में
तारीख राजस्थान लिखा गया था, जो एकमात्र हस्तलिखित ग्रंथ जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के टोक कार्यालय में उपलब्ध है। इसके 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहले भाग में ये जो मोस्ट ऑफ जयपुर की रियासत के रेफरेंस में था, तो प्रथम भाग में प्रताप सिंह के वंश जो पूर्वज थे उनकी वंशावली जो नारायण से शुरू होती है, जयपुर के शासक प्रताप सिंह के पूर्व की वंशावली। दूसरे भाग में इसमें आपके मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती का इतिहास है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और तीसरा भाग टोक में टोक के बारे में जानकारी देता है, लेकिन ये अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये उर्दू फारसी साहित्य माना जाता है। एक शोर तोड़ होता है जिस पर सामान्यतः क्वेश्चन फुटअप होने के चांसेज होते हैं, और वह है पूरा लेखीय सामग्रियाँ। पूरा लेखीय सामग्रियाँ क्या होती है? ये जनरली अंग्रेजी का एक शब्द होता है आर्चीव्स। आर्चीव्स यानी कि यह ऐसे शासकीय और अर्धशासकीय, इसके अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय, अर्धशासकीय जो आदेश होते हैं, या फिर कोई पत्र होते हैं, या फिर बहियाँ होती है, या फिर हिसाब जो होते हैं, उनके बारे में लिखित सामग्री के साथ गैर प्रशासनिक संस्था या व्यक्तिगत दस्तावेजों का समावेश होता है। वैसे ही इस प्रकार की सामग्रियों की जो शुरुआत है वो आपके 16वीं सदी से हुई थी। और मारवाड़ का जो शासक मालदेव था, वह राजस्थान का पहला शासक था जिसने मुग़ल सम्राट हुमायूं का एक पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख खां को अपने राज्य में नियुक्त किया था, और वहीं से जनरली वह इस प्रकार की जो सामग्रियाँ थी उसकी परंपरा शुरू हुई थी। मुग़ल शासकों के साथ पत्र व्यवहार वाली जो जानकारियाँ थी। इसके बाद राजस्थान के जो प्रमुख रियासतें थी, उन्होंने अपने सरकारी कागजों को संग्रहित करने के लिए एक विभागों की स्थापना कर दी थी, और वही आपके एक तरीके से पुरालेखीय सामग्रियाँ मानी जा सकती हैं। इन पर हम बात करेंगे कि ये जो ऐसी सामग्रियाँ हमें वर्तमान में राष्ट्रीय अभिलेखागार, यानी कि वर्तमान में ये सामग्रियाँ अगर आपको ढूंढें तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार जो हैं आपके नई दिल्ली में, वहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा आपका राजस्थान का जो राजस्थान राजकीय पुरालेख अभिलेखागार जो है आपका बीकानेर में, वहाँ पर आपको इस प्रकार के स्रोत मिलेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको अगर हम देखें तो हम यहाँ पर जानेंगे कि ये फरमान, मंशूर, निशान, खरीता, वकील रिपोर्ट, ये बहिया, यह इसमें सम्मिलित है। और इनके बारे में हमें एक एक को लेना है कि ये क्या क्या हैं, कैसे किस तरीके से इतिहास के संदर्भ में जानकारी देते हैं, उस पर हम आपको डिस्कस करेंगे।